अच्छा, हो गया, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट जो है फेडरलिज्म का, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 जो है और सेवंथ शेड्यूल, ये तीन लिस्ट की बात करता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेवंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट के बारे में बात की गई है। पहला कौन सा है? यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट है। आर्टिकल 246 जो है, इसमें ये पावर दिया गया है कि यूनियन लिस्ट का यदि कोई सब्जेक्ट होगा तो उस पर लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर यदि कोई सब्जेक्ट है तो उस पर लॉ जो है स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट है तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बनाएंगे। यदि इनका एक सेट बनाएं आप, ये है, ये कौन है? यूनियन लिस्ट है। ये कौन सी है आपकी? स्टेट लिस्ट है। और ये कौन सी है आपकी? कॉन्करेंट लिस्ट है। इस पर लॉ कौन बना रहा है? ये पार्लियामेंट भी बनाएगा। और कौन बनाने वाला है? स्टेट भी जो है इस पर लॉ बनाने वाला है। और ये जो लिस्ट हमने लिया है, ये कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म बताया था, तो वहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर है, और उनके साथ साथ वहां के सेंटर और स्टेट्स को कॉमन पावर दिया गया। किस लिस्ट के थ्रू? ये कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू दिया गया था। आपके यहां पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है, ये आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक है। 256 से लेकर के 263 तक है। और फाइनेंशियल पावर जो है 264 से लेकर के 293 तक। यानी पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। यदि हम पार्ट 11 की बात करें, पार्ट कौन सा है? 11 किसके बारे में बात कर रहा है? ये पार्ट 11 किसके बारे में? सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन के बारे में बात करता है। किसके? सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन के बारे में। मैंने 1 और 1 बताया था आपको। एक सेंटर और एक स्टेट, 1 एंड 1 दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? पार्ट 11 बना रहे हैं। इसमें सेंटर और स्टेट्स का रिलेशन दिया हुआ है। तो सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस में लेजिस्लेटिव पावर कहां से कहां तक है आपका? 245 से लेकर के 255 तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो 256 से लेकर के 263 तक है। और फाइनेंशियल पावर जो है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 264 से लेकर के 293 तक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव पावर्स भी डिवाइड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिवाइड है, फाइनेंशियल पावर डिवाइड्स है। और ये आपको कहां मिला हुआ है? 246 में ये बता दिया है कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर लॉ कौन बनाने वाला है? यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ कौन बना रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है। इनका जो डिवीजन हुआ है पावर्स का और सब्जेक्ट का, वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है? इनका डिवीजन जो हुआ है उनके इंपॉर्टेंस के आधार पर ही हुआ है। जो सब्जेक्ट आपका नेशनल इंटरेस्ट का था उसे कहां रखा गया? यूनियन लिस्ट में रखा गया। जो लोकल इंटरेस्ट का था उसे कहां रखा गया? स्टेट लिस्ट में रखा गया। और जो कॉमन था वो किसके पास रखा गया? तो हमारे यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ले ली, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कनाडा के फेडरलिज्म को एक्सेप्ट करता है। किसके? कनाडा। कनाडा का क्या है कि यहां पे जो सेंटर है आपका वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। और ये आपको कहां से पता चल रहा है? जब आप आर्टिकल 248 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 248 में क्या दिया हुआ है? रेजिडुअरी पावर।
रेजिड्यूरी पावर किसके पास है? किसके पास? पार्लियामेंट के पास है। इस पर जो लॉ बनाएगा रेजिड्यूरी 248 के अंतर्गत, वो कहां बनाने वाला है और कौन बनाने वाला है? पार्लियामेंट बनाने वाला है। तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट था आपका, फोर्थ एलिमेंट, वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका दिख रहा है कि ये फोर्थ एलिमेंट जो फेडरलिज्म का चौथा लक्षण है, वो आपके संविधान में उपस्थित है। पहला जो था वो क्या था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। और तीसरा जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी। और चौथा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। और नेक्स्ट जो है वो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 22 पार्ट्स। कितने आर्टिकल्स हैं? 395। कितने शेड्यूल हैं? इनिशियली 8 थे, अब कितने हो गए हैं? 12 पार्ट्स हैं। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी माना जाता है कि, माना क्या है ही, उसे क्या माना जाता है? उसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, कंसोलिडेटेड नहीं है। क्या नहीं है? कंसोलिडेटेड नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट किया गया, 1 से लेकर के 395 तक आर्टिकल आपके यहाँ बनाए गए, एक ही जगह उन्हें क्या किया गया? कंसोलिडेट किया गया। उनके यहां ऐसा नहीं है। उनके यहां के जो लॉ हैं इंग्लैंड में, उन्हीं लॉ के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एक लॉ है एक्स, और ये दूसरा लॉ है वाई, और तीसरा लॉ है जो जेड। यदि इसमें 10 प्रोविजन है, इसमें 15 है, और इसमें 20 सेक्शंस हैं। प्रोविजन का मतलब होता है सेक्शंस। तो यदि इसके 8th सेक्शंस को, पहले वाले यक्स वाले को, इसके 8th सेक्शंस को क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? जुडिशरी के द्वारा। तो इसका सेक्शन 8 जो है वो क्या हो गया? इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। यदि वाई का 15 सेक्शंस हैं, और यदि इसके सेक्शन 12 और 13 को यदि जुडिशरी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब इसका 12 और 13 क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया जाएगा। यदि इसमें 20 प्रोविजन है और इसके 18th और 19th सेक्शंस को जुडिशरी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? उसके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। यानी कि इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे है? रिटन फॉर्म में है, लेकिन क्या नहीं है? कंसोलिडेटेड नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? रिटन नहीं है। बात समझ पाए? तो रिटन नहीं है तो ओरल नहीं है, लिखा है, लेकिन उसे एक जगह पे जिस तरीके से हमारे संविधान को रखा गया है वो संविधान नहीं। सबसे पहला वर्ल्ड का जो रिटन क्वेश्चन था वो कौन था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ये आपने देख लिया है। दूसरा जो है आपका क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीमेसी कहां से आ रही है? ये आर्टिकल आपने क्या देखा है? आर्टिकल 13 देखा। यानी कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का है या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का है, वो अपनी वैलिडिटी कहां से लेगा? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेगा। यदि उसका कोई भी पार्ट इनकंसिस्टेंट हो तो वो उस एक्सटेंट तक क्या होगा? वाइड होगा। यानी सुप्रीमेसी किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। जो भी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स के आर्गन्स हैं, वो अपनी वैलिडिटी और अपना पावर कहां से डिराइव कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। और इस अर्थ में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सुप्रीम है। आपको मैंने रूल ऑफ लॉ बताया था, और रूल ऑफ लॉ में पहला एलिमेंट्स क्या था आपका? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। आपके यहां का सुप्रीम लॉ कौन है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कौन है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अबव या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। तीसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके लिए मैंने आपको कई प्रोविजन बताए थे जो आपके जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। आर्टिकल 50 बताया था मैंने आपको, आर्टिकल
121 बताया था, आर्टिकल 124 क्लास 4 बताया था, आर्टिकल 125 बताया था, आर्टिकल 138 बताया था। ये सारे प्रोविजन आपके जुडिशरी को क्या बना देते हैं? इंडिपेंडेंट बनाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में मैंने आपको बताया कि आपके यहां लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, ये तीनों पावर क्या किए गए हैं? सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड किए गए हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 246 आर्टिकल ये इंपावर करती है किसको? लेजिस्लेटिव बॉडी को, कि यूनियन लिस्ट पर जो है वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाला है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर कौन बनाने वाला है? दोनों बनाने वाले हैं। और नेक्स्ट आता है आपका रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी का मतलब होता है अमेंडमेंट। क्या? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, यदि ये प्रोसीजर आपका इजी है तो ये क्या कह जाएगा? फ्लेक्सिबल कहेंगे इसे। और यदि ये प्रोसीजर आपका टफ है तो ये क्या होगा? रिजिड माना जाएगा। इसके द्वारा सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन हो रहा है। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या कर रहा है? पावर्स को डिवाइड कर रहा है। तो ये बातें टर्म एंड कंडीशंस पर आई हैं, ये शर्तों पर आई हैं। कौन से पावर सेंटर के पास होंगे, कौन से पावर जो है वो स्टेट के पास होंगे, ये बातें क्या होनी चाहिए? रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? रिटन में। ये बहुत जरूरी है। यदि ये बात ओरली होगी तो कभी स्टेट इस बात को मानने वाला नहीं है या कभी सेंटर इस बात को मानने वाला नहीं। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी कंट्री के लिए क्या होना चाहिए? रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, ये आपका बेसिक लॉ है, ये आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। यहां पे ये बातें क्या होनी चाहिए? ये टफ होनी चाहिए कि इन्हें आसानी से आप चेंज ना कर सकें। अदरवाइज जिन कंडीशंस पर, जिन टर्म्स पर आप जुड़े हैं, जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसे आसानी से परिवर्तित करके क्या कर सकता है? सेंटर उसे अपने फेवर में कर सकता है। बोलिए। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? आपका रिजिड होना चाहिए। और यदि ये इतना रिजिड हो गया कि ऐसी स्थिति में स्टेट्स या सेंटर अपने आप को समय के अकॉर्डिंग चेंज ना कर सके, प्रोग्रेस ना कर सके, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है? बेकार हो जाएगा। यानी ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट्स के लिए क्या होगा? ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट 3 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से होते हैं। पहला जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, दूसरा जो है स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, और फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन से होता है। बोलो। हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन की जरूरत होती है यहां पे। यानी 3 तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो बहुत ही नॉर्मल प्रोविजंस हैं, जो सामान्य प्रकृति के हैं, उनका जो अमेंडमेंट होता है वो कैसा हो जाता है? सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से उन्हें क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो उनसे सीरियस हैं, उनसे गंभीर मुद्दे हैं, उनका कैसे किया जाता है? स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। कितना? प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3, जो कि लेस नहीं होना चाहिए उस हाउस के टोटल मेजॉरिटी से, नॉट लेस देन दैट ऑफ। बोलो। प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी विच इज नॉट लेस देन दैट ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस। ठीक है, ये क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी होगी। यानी ये प्रोविजंस आपके कैसे होंगे? स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड किए जा सकते हैं। यानी ये जो अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से टफ है। और तीसरा जो प्रोविजन है आपका, वो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए यहां पे। यानी इस मेजॉरिटी से, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी जो उस हाउस के टोटल मेजॉरिटी से क्या हो? कम ना हो,
उसके बाद इन्हें कहां जाना होगा, स्टेट्स में जाना होगा। कहां पे, और वहां के स्टेट्स के लेजिस्लेचर के थ्रू, और कम से कम कितने, आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उन्हें क्या होना चाहिए, रेटिफाई होना चाहिए। ये क्या है, आपके यहां का टफेस्ट प्रोसीजर है। और ये कौन से प्रोसीजर हैं, जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। किससे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडिया के आइडेंटिटी को बताते हैं। ऐसे प्रोविजंस जो है उन्हें क्या कर दिया गया है, इस मेथड से ही आप उसे अमेंड कर सकते हैं। और ये प्रोविजन अभी अभी हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे जो दिखाना था आपको, ये पांचों एलिमेंट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहां का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, क्या है, और फ्लेक्सिबल भी है। इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, दोनों का सम्मिश्रण है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में यह बताया गया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उतना टफ नहीं बना सकते हैं, उसके प्रोसीजर्स को इतना रिजिड नहीं कर सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को चेंज ना कर सके, जिससे इंडिया का डेवलपमेंट क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए। तो इस कारण से हमने क्या किया है, इसे फ्लेक्सिबल भी बनाया है और रिजिड भी बनाया है, यानी रिजिडिटी का एलिमेंट्स भी है। तो ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेल करते हैं। पांचों एलिमेंट्स कौन कौन से, पहला कौन सा बताया मैंने आपको, तो ये पांचों हैं कि नहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। दूसरा दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ, हो गया। तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये है आपके यहां। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी है आपके यहां। और रिजिडिटी ऑफ द क्वेश्चन। पांचों एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन केसी हुएर ने क्या बता दिया इसको, इससे क्वासी फेडरल कहते हैं। क्या, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल इन नेचर्स बट having the strong tendencies toward the unitary constitution. It is a mixture of unitary and federals, but the element of unitary constitution is greater than that of the federal constitution. यानी दोनों है, इसमें यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, लेकिन यूनिटरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, ज्यादा है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा इसे क्वासी। क्वासी का मतलब अर्ध होता ही है। क्वासी का क्या मतलब है, अर्ध, कल्प। क्वासी फेडरल, ये क्या बताया था इन्होंने, मिक्सचर ऑफ, ये क्या था, मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी, और लीनिंग टुवर्ड्स द यूनिटरी। किसकी तरफ है ये, इसका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो किधर है, यूनिटी की तरफ। आइवर जेनिंग्स जो हैं, ये क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि फेडरेशन with strong centralized tendency, centralized tendency किधर जा रहा है ये, दोनों का स्टेटमेंट आपने देखा। केसी हुएर क्या कहते हैं इसे, क्वासी फेडरल कहते हैं, और जेनिंग्स क्या कह रहे हैं, फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग या सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। यानी आपका जो फेडरेशन है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, यानी यूनिटी की तरफ इसका झुकाव जो है वो ज्यादा है। और आपके यहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई प्रोविजन है जिसके आधार पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर नहीं है, यानी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, वो हिट करता है।
तो यदि इसके क्रिटिसिज्म को आप देखें, जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा है, हिट करता है, तो पहला है आर्टिकल 3। बोलो, आर्टिकल 3 किसके बारे में बात कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये पावर किसके पास है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का पावर पार्लियामेंट के पास है। ये अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम्स ऑफ द स्टेट, और वो कौन से? एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट, जो आपके यहां एग्जिस्ट करने वाले स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्री, उनकी एरिया, उनका नाम कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट चेंज करता है। और अभी आप क्या कह रहे थे कि पावर क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है। यानी स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? पार्लियामेंट की कृपा पर है। यानी आपका होल एग्जिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? और आप ये कह रहे हैं कि आपके यहां का जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, उसके अंदर ऑटोनॉमस है, वो सेंटर का एजेंट नहीं है, वो सेंटर का सैटेलाइट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कह रहा है आपका? आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि आपका एग्जिस्टेंस और अस्तित्व जो है वो पार्लियामेंट्स के विश पर डिपेंड करता है। यानी पार्लियामेंट जिस समय चाहेगी आपके एग्जिस्टेंस को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। यहां पे क्या कर सकता है पार्लियामेंट? दो स्टेट्स को, और यहां पे जब मैं स्टेट्स बोल रहा हूं तो स्टेट्स का मतलब ये समझ लीजिए कि ये क्या है आपका? यूटी इसमें शामिल है। स्टेट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि दो स्टेट्स को आपस में मर्ज कराया करके एक सिंगल स्टेट्स बनाया जा सकता है, या दो यूटीज को आपस में मर्ज करके क्या बना सकते हैं आप? ये कौन है यूटी? ये कौन है? ये कौन है आपका? स्टेट। और ये कौन है? स्टेट। तो दो स्टेट्स को आपस में मर्ज करके क्या कर सकते हैं आप? बोलो, सिंगल स्टेट्स बनाया जा सकता है। और दो यूटी को आपस में मर्ज करके क्या कराया जा सकता है? इसका मतलब क्या है कि स्टेट क्या हो रहा है? इसका अपना अस्तित्व जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर टिका हुआ है? पार्लियामेंट पर। एक तो ये हो गया, और इसका एग्जाम्पल अभी हालिया आपने देखा हुआ है। कौन सा है? दादरा नागर हवेली। बोलो, दादरा नागर हवेली एंड कौन? दमन एंड दीव। यही है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव को क्या किया दिया गया? मर्ज कर दिया गया आपस में। और मर्ज करके क्या बना दिया गया इसे? और अब इसकी कैपिटल जो है वो क्या डिक्लेयर कर दिया गया? दमन। बोलो, और ये कब किया गया? 2019 में किया गया। 2019 में दोनों यूटीज को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करके क्या बना दिया गया? और इसकी एक कैपिटल। और ये किस कॉन्सेप्ट पर आया? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बोलो, दोनों को मर्ज कर दिया गया यहां पे 2019 में। और ये जो इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी, कब से? 26 ऑफ जनवरी 2020 से ये लागू हो गया है। कब से लागू हो गया? इसका मतलब दो एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। जो सारे प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे अदर यूटीज के लिए, वो करके क्या कर दिया गया? एक ही में कर दिया गया। फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द बेटर गवर्नेंस। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये कह रहा है कि यार ये
जो बात है वो क्या कर रही है, आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रही है। अभी आपने कहा कि आपका जो स्टेट है वो अपनी पावर को लेकर के बैठा हुआ है, उसके पास अपनी ऑटोनॉमी है, और यहां पे ऑटोनॉमी आपने 2 मिनट में खत्म कर दी। तो ये जो है आपका दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो यूटीज मर्जर एक्ट आया कब, 2019 में, जिसे इन्फोर्स किया गया कब, 2020 में, 26 जनवरी 2020 में एक्ट बना करके इसे क्या कर दिया गया, दोनों को कर दिया गया। और फिर आप ये जानते हैं ये कौन हो गए आपके स्टेट्स थे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि उन्हें मर्ज करके आपने क्या कर दिया है, एक बना दिया। और इसका अपोजिट भी है कि एक को आप डिवाइड करके क्या बना सकते हैं, ये आर्टिकल 3 की बात कर रहा हूं। यहां पे आपने जे एंड के को अभी देखा है हालिया में, जो आपके यहां का डिवीजन है आपका। तो जम्मू और कश्मीर और क्या बना दिया गया, लद्दाख, और यहां पे क्या है, जे एंड के। और ये दोनों क्या हो गई, यूटीज हो गई। क्या हो गई, यूटीज हो गई। और ये यूटीज जो है आपकी वो किस आर्टिकल पे है, 239 ए, और ये किस पर है, 239। मैं आर्टिकल और प्रोविजन लिखता हूं, आप लोगों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस पर, ठीक है। यानी ये ऐसी यूटीज है जहां पे विधानमंडल है, उनका गठन इस आर्टिकल के तहत होगा, और इनका किसके तहत हो रहा है, और ये कैसे हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हुआ है। किसके तहत हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। और ये तो खूब पता होगा आपको, एक्ट ये कब का है, 2019 का है। बोलो भाई, इस पर कंसेंट जो दे दी गई वो 9 अगस्त को मिल गई थी 2019 में, और जब लागू हुआ है वो कब से लागू हुआ है, 31 अक्टूबर 2000। और यही जो डेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस, यूनिटी फॉर रन इंटीग्रेशन, भारत का लौह पुरुष, ठीक है, आइडियल थे, इन्होंने ही मर्ज कराया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। बिस्मार्क इटली, जर्मनी। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 31 अक्टूबर 2019, और इसे लागू कब करा गया आपका, 31 अक्टूबर को। तो क्या कर दिया गया यार, इसे तोड़ करके क्या कर दिया आपने, 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया आपने। यूपी था, यूपी को तोड़ करके आपने क्या बना दिया, उत्तराखंड। एमपी था, एमपी को आपने अलग करके क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ और एमपी में कर दिया। बिहार था, उसको आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये किसके तहत कर रहे हैं आप, किसके अंतर्गत हो रहा है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, और ये क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्ट है आपका, उसको आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेट्स को डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स को आप क्या कर दे रहे हैं, मर्ज कर ले रहे हैं। या तीसरा, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, बोलो, इसका कुछ पार्ट ले लिया और इसका कुछ पार्ट ले लिया, ये क्या बना दिया, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, और इनके कुछ पार्ट्स लेकर के आपने यहां पे क्या बना दिया, स्टेट 3 बना दिया। ये भी किसके तहत हो रहा है, यानी इनकी एरिया को क्या कर दिया है आपने, डिमिनिश कर दिया है। तो एरिया को आप क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर दिया, कम कर दिया, या उनकी बाउंड्री को आप चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बाउंड्री चेंज हो रही है। बोलो ये कैसे संभव है, यूपी है ये, बोलो, ये वाला पार्ट यूपी है, और इसके नीचे क्या है, एमपी है। कौन है, तो एमपी का कुछ पार्ट जो है वो कहां है, यूपी में है, और यूपी का कुछ पार्ट जो है वो कहां पे है, एमपी में है। और ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि ये वाला आप ले लीजिए, ये वाला मैं ले लेता हूं, एरिया वही है, बाउंड्री चेंज हो गई। एरिया क्या है, अरे भाई चित्रकूट जो है वो चित्रकूट एमपी का, वो कहां आता है, चित्रकूट आप जाएंगे तो चित्रकूट में है, यहां से सीमा समाप्त हो गई है यूपी की, और यहां से किसकी समाप्त हो गई, शुरू हो गई है, एमपी की। तो चित्रकूट में आप 2 प्रदेश
घूम करके आते हैं यदि आप उसकी परिक्रमा करते हैं तो वहां पे उस एरिया को यूपी ले ले, और हमारे यहाँ का जो ललितपुर है वो कहाँ टिका हुआ है, कहाँ गया है, यहां पे गया हुआ है। बोलिए, तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या कर सकते हैं? तो एरिया वही है, बाउंड्री चेंज हो गई है कि नहीं? अभी तक बाउंड्री किसकी थी? ये यहां से यहां तक आ रही थी एमपी की, लेकिन अब जो है वो यहां पे हो गई। मेरी बात आप समझ पाए? तो बाउंड्री चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है, दो स्टेट्स आपस में मिलकर के सिंगल स्टेट्स बना सकते हैं, एक स्टेट्स को ब्रेक करके दो स्टेट्स बनाया जा सकता है। ये सारी सारी की चीजें जो है वो क्या बता रही हैं? आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रही हैं। यानी आर्टिकल 3 को क्या बताया गया कि ये आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट करता है। स्टेट जो है वो ऑटोनॉमस नहीं है। स्टेट क्या नहीं है? ऑटोनॉमस नहीं है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्लियामेंट पर, सेंटर पर। तो फिर कैसे ऑटोनॉमस हो गया और कैसे फेडरल हो गया? तो ये तो क्रिटिसिज्म है। ये क्या है? आपका क्रिटिसिज्म है। यहां तक बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई? एक बात यहीं पे और आपको बता दूं, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है यहां पे, वो स्टेट और सेंटर के बीच में ही हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? सेंटर के बीच में हो रहा है। आर्टिकल 3 यहां पे आ रहा है, और आर्टिकल 2 और 4 में ये जो हो रहा है, ये किसके तहत हो रहा है? सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? यहां पे जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किया जा रहा है। और सिंपल मेजॉरिटी में जब आप 2 और 3 में देखते हैं कि यदि कोई अमेंडमेंट किया गया है, तो आर्टिकल 4 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कि ये जो है अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? कहां के अंतर्गत? यानी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यह बात कहां बताई गई है? आर्टिकल 4 में बताया गया। इसका मतलब क्या है? कि सिंपली लॉ बना करके इसे क्या किया जा सकता है? इन्फोर्स किया जा सकता है। और आपको मैंने अभी बताया, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव यूनियन टेरिटरीज मर्जर एक्ट 2019, ये सिर्फ लॉ बना करके पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? उसे इन्फोर्स कर दिया। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? 101वां हुआ हो, 102वां हुआ हो, 103वां हुआ हो, कोई हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 368 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है। बोलो, तो ये किसके थ्रू गया है? 2 एंड 3 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू दो यूटीज बन गई हैं। कोई अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल कि 104 पढ़ लिए हो, 105 पढ़ लिए हो, 108 पढ़ लिए हो? ऐसा कोई है? नहीं है। ये कैसे बन रहा है? सिर्फ लॉ के थ्रू बना दिया जा रहा है, उसे इन्फोर्स कर दिया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। और ये बात कहां लिखी गई है? आर्टिकल 4 में ये बता दी गई है। 4 के क्लास 2 में बताया है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत यदि कोई अमेंडमेंट किया जाएगा, तो आर्टिकल 4 कह रहा है कि यह अमेंडमेंट 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसे क्या नहीं मानेंगे आप? और 368 का मतलब कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ है। बोलो, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए यार, कि यदि ऐसी टेरिटरीज जो हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं, टेरिटरीज क्या हो रही हैं? ट्रांसफर हो रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, तो आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ कुछ इनक्लेव्स क्या किए थे? उनको एक्सचेंज करे थे। इनक्लेव्स किसके साथ किया था? ये इंडिया है आपकी, और ये जो है, मैं अभी फेडरलिज्म पे हूं, और उसका पहला क्रिटिसिज्म आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। तो इंडिया, और यहां पे कौन है आपका? बांग्लादेश। बोलो भाई, ये जो बांग्लादेश है, इनके कुछ इनक्लेव्स जो हैं वो कहां आ गए हैं? इंडिया में आए हैं। यानी इंडिया ने अपने इनक्लेव्स किसको दे दिए, और बांग्लादेश ने अपने किसको दे दिए? और आप ये जानते हो ना कि ये जो बाउंड्री है हमारी वो कटी फिटी है। कैसी है? ऐसे है। तो ये आपका कौन है? बांग्लादेश। ये कौन है आपका? इंडिया है। तो इसका कुछ पार्ट जो है वो, यदि इसको हम ऐसे यदि डिवाइड कर दे, बोलो, तो ये बाउंड्री हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, है ना?
बाउंड्री यदि स्ट्रेट हो गई तो इससे क्या होने वाला है, आपकी सिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगी। अभी आपको यहां भी पोस्ट बनानी पड़ रही है, यहां भी बनानी पड़ रही है, यहां भी बनानी पड़ रही है। अब ये पोस्ट क्या है, यहीं पे बना के खत्म कर देंगे आप। ये क्या है, एक कन्वीनियंस था कि आप वाला जो पार्ट इधर आ रहा है वो मुझे दे दो और मेरा वाला जो पार्ट है आपके पास वो आप ले लो। इस बाउंड्री को क्या कर दें हम, स्ट्रेट कर दें। मेरी बात आप समझ पाए? इससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है। बोलिए। तो ऐसे कुछ पार्ट जो इंडिया के कहां पे हैं, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के कुछ पार्ट जो है वो कहां पे हैं, इंडिया में है। तो यहां जो घुसे हुए हैं इनको अपनी फोर्स लगानी पड़ रही है यहां पे, इनके लिए इनकन्वीनियंट है। और इंडिया का कुछ पार्ट वहां है उनके लिए इनकन्वीनियंट है ना। हमने पाकिस्तान की तरह यहाँ पे बाउंड्री नहीं करी है, ठीक है ना। वहां पे इलेक्ट्रिक वायर नहीं लगा करके हमने बनाया, ये हमारी पोरस क्या है, बाउंड्रीज हैं अभी भी। बोलो। तो यहां पे ये आसानी से बांग्लादेश को दे सकते हैं और ये बांग्लादेश इसको दे सकता है। इज इट पॉसिबल अंडर आर्टिकल 3? ये बात पॉसिबल है, इंडिया नहीं है, क्यों है? तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो ये पहली बार जो क्वेश्चन राइज हुआ ये इन री वेरुवारी के केस में आया था। कहां पे, इन री वेरुवारी यूनियन। बोलो भाई, इन री वेरुवारी। ये इंडो पाक एग्रीमेंट्स ऑफ इन बेरुवारी यूनियन एंड कूच बिहार एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, ये पूरा नाम है इनका, क्या है, इंडो पाक एग्रीमेंट्स ऑफ बेरुवारी यूनियन एंड कूच बिहार एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। रुको जरा, ये पहली बार कहां आया, इनरी बेरुवारी के केस में आया था, ठीक है। बेरुवारी और कूच बिहार का एक्सचेंज करना था, तो इसका बड़ा विरोध किया गया। अच्छा, ये मामला जो आया था पहली बार 1960 में ये डिसाइड हुआ है, इसका मतलब 1971 के पहले की बात है। 1971 के मतलब ये है कि ईस्ट पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश नहीं था एग्जिस्टेंस में, वो ईस्ट पाकिस्तान था। क्या था, ईस्ट, इसीलिए इंडो पाक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंडो पाक। ये एग्रीमेंट हुआ कि आप ये वाला इनक्लेव मुझे दे दें और मैं आपको दे देता हूं, यही तो था। तो इस बात पर यहां पे क्या किया गया, बड़ा विरोध करा गया। तो इसलिए इसे कहां भेजा गया, 143 के अंतर्गत, याद आ रहा है आपको, इसे रेफर किया गया इस क्वेश्चन को किसके पास, बोलो, सुप्रीम कोर्ट के पास। और आपको यह पता है कि प्रेसिडेंट के पास यह पावर होता है कि 143 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ के क्वेश्चन पर या किसी फैक्ट पर, किसी तथ्य पर या किसी विधि पर प्रश्न कर सकता है। कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। इनसे क्वेश्चन कर सकता है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट। बोलो भाई, प्रेसिडेंट में आस्क अ क्वेश्चन, किससे कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है, 143। अब यहां पे ये जो रेफर किया जाता है इसी को क्या कहा जाता है, इन रिफरेंस। किस आर्टिकल में गया है ये, 143 के अंतर्गत गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन इन्होंने भेजा कि मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एक्सचेंज पॉसिबल है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, यानी साधारण लॉ बना करके इसे क्या किया जा सकता है, इसका सेशन कराया जा सकता है, अभ्यर्पण किया जा सकता है, या इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बोलो। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई करा कि इसे अंडर आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप क्या नहीं कर सकते हो, इसका सेशन नहीं कर सकते हैं, आप अभ्यर्पण नहीं कर सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, और इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा आपको, मेरी बात आप समझ पाए? और इसीलिए पहली बार 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसे क्या किया गया था,
एक्सचेंज किया गया था। क्या किया गया था, बात समझ पाए? और ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब का था आपका, वही 1960, ठीक है ना? बात समझ पाए आप लोग? तो ये आर्टिकल 3 में नहीं गया है, ला बन करके नहीं गया है, ये कहां पे गया है, 368 में गया है। कब, जब आप उसे फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, एक चीज यहां पे। और अभी आपने हाल ही में पढ़ा है ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब है, 2015 में। उस समय आप छोटे भी रहे होंगे, इस बात को ध्यान भी नहीं दिए होंगे। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था ये किसके बीच में था, अब तो बांग्लादेश आ चुका है, तो यहां से इंडिया ने अपने कुछ इनक्लेव्स किसको दे दिए, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने किसको दे दिया, इंडिया को। और ये फिर कैसे हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये जो एक्सचेंज हुआ वो किसके थ्रू हुआ, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। ये मेरी बात आप समझ पाए? तो फॉरेन कंट्री को जब भी इस तरीके से, यदि आप किसी भी पीस ऑफ लैंड्स को या किसी टेरिटरी को आप दे रहे हैं, तो उसे आर्टिकल 3 के अंतर्गत नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? तो ये तो यार आपका क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता दिया। क्रिटिसिज्म क्या था आपका, कि ये फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहा है, बुरी तरीके से हिट कर रहा है। बोलो, क्योंकि आप पहले बता चुके हैं कि हमारे यहाँ के ये जो स्टेट्स है ना, ये किसके सैटेलाइट नहीं है, सेंटर के सैटेलाइट नहीं, उपग्रह नहीं है, ये गोल गोल उसके चारों तरफ घूम नहीं रहे, ये अपनी लाइट जो है वो इनसे नहीं प्राप्त कर रहे हैं। सैटेलाइट यही है, अपना जो रिवॉल्विंग फोर्स है वो इनसे नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इनकी अपनी एक ऑटोनॉमी है, जो अपने स्फीयर में रह करके ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यही तो था। बोलो, और 3 इसको ध्वस्त कर दिया है, हो गया है ना। 3 तो बता दिया कि आप पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड है। तो आपका कुछ काउंटर आर्गुमेंट है इस पर, काउंटर क्रिटिसिज्म है, वो क्या है, क्या था? आपके यहां का जो फेडरल स्ट्रक्चर्स आया था, हमारे यहां का जो एपिटोम माना गया, रोल मॉडल जो माना गया, किससे माना गया, अमेरिका को। किसे माना गया फेडरल स्ट्रक्चर का, ये जो अमेरिका है आपका, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, और इन्होंने एक फेडरेशन बनाया था जिसे आप क्या करते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 13 स्टेट से मिलकर के बना था। किससे, 13 स्टेट से मिलकर के बना है। और ये जो स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे, ये सॉवरेन थे। क्या थे, ये इंडिपेंडेंट थे, इनकी अपनी ऑटोनॉमी थी, और इन्होंने एग्रीमेंट करा था। किससे आए हुए हैं, एग्रीमेंट करे थे, और एग्रीमेंट करके इन्होंने इस फेडरेशन को बनाया था। तो उनका जो फेडरेशन था वो कैसा था, वीक फेडरेशन था। यानी जो इनका फॉर्मेशन हुआ, इनका जो जन्म हुआ है ऐसे फेडरेशन का, फेडरलिज्म का, वो कैसा आया था, वीक आया था। हमारे यहां का जो फेडरलिज्म है वो कब पैदा हुआ, 1935 में। कब आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंतर्गत आपके यहां क्या लाया गया, फेडरलिज्म लाया गया। और इसके पहले ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी इंडियन स्टैट्यूटरी एक्ट के अंतर्गत, जिसे साइमन कमीशन कहा गया था, उस साइमन कमीशन में इसे रिपोर्ट किया था कि यहां की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फेडरल होनी चाहिए। तो 1935 के पहले की जो पोजीशन थी वो यूनिटी पोजीशन थी। कैसी पोजीशन थी, याद करिए भाई साहब। यानी ब्रिटिश इंडिया कौन था, सिर्फ और सिर्फ एक था, वो सारे ब्रिटिश प्रांतों को क्या करता था, कंट्रोल कर रहा था। यानी पावर जो था वो सेंट्रलाइज्ड था। पावर क्या था आपका, सेंट्रलाइज था। 1935 में ये प्रोविजन करके पैदा किया गया कि अब इन्हें क्या किया जाए, फेडरल किया जाए। और इस एक्ट को, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया था, इसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर सका गया ट्रू सेंस में। रीजन, 1939 से ही क्या स्टार्ट हो गया आपके यहां, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, भूल गए। यानी ट्रू सेंस में अभी भी ये यूज नहीं हो पाया था। वर्ल्ड वॉर आपका 45 तक चलता रहा, भूल गए। और फिर उसके बाद आपके यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्टीशन, पार्टीशन के बाद फिर स्थिति आने वाली। मेरी बात आप सोच पा रहे? तो ये व्यवस्था
आपकी 1935 के पहले कैसी थी? यूनिटरी थी। और यहां पे कमांड किसका था? किसका? सिंगल सेंट्रलाइज्ड पावर थे। इसे हमने किसमें कन्वर्ट किया? फेडरलिज्म में। किसमें? यानी स्टेट की अपनी कोई ऑटोनॉमी थी नहीं भाई साहब। बोलो भाई, था? तो पहली चीज आप क्या देख रहे हैं? उनके यहां क्या था? उनके यहां की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? एग्रीमेंट्स का परिणाम था। यानी सॉवरेंटी स्टेट्स में वेस्ट कर रही थी, और वेस्ट करके कहां गई है? फेडरेशन में गई। आपके यहां की व्यवस्था चेंज हो रही है, ये कहां से जा रही है? यानी यूनिटरी से फेडरलिज्म में जा रही है। इसका मतलब क्या था? कि स्टेट की अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। ये बात तो क्लियर हो रही है ना? हमने क्या देखा है? यूनिटी से कहां, आपकी जो जर्नी है वो कहां से आई है? यूनिटी से यूनियन बना है। क्या बना है? यूनिटी से यूनियन बना है। और यूनिटेरिज्म से फेडरलिज्म बना है। ये जर्नी है आपकी। यूनिटी से क्या बन रहा है? इसका मतलब कि कोई भी स्टेट जो है, वो स्टेट किसी एग्रीमेंट्स के थ्रू नहीं आए। कोई भी स्टेट्स जो शामिल हुआ है इंडिया में, वो किसी एग्रीमेंट्स का परिणाम नहीं, किसी रिजल्ट्स जो बना हुआ है वो एग्रीमेंट्स का नहीं था, जैसे कि अमेरिका में था। और हमने उसके फेडरलिज्म को क्या मान लिया? रोल मॉडल माना। किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी सोशियो और पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है। क्या होती है? यस। उनके यहां का स्ट्रक्चर्स जो था, उनके अकॉर्डिंग ठीक था। हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स था, हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री थी, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जो सोशियो कल्चर बैकग्राउंड था, वो डिफरेंट था। तो हम उनके रोल मॉडल्स को इंडिया के रोल मॉडल में फिट नहीं कर सकते। बात समझ पाए? हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म था, वो कैसा फेडरलिज्म था? यूनिक फेडरलिज्म है। बात समझ पाए? तो कहां से गए हैं आप? यूनिटी से कहां चले गए हैं आप? और यहां से यूनिटेरिज्म से कहां जा रहे हैं आप? फेडरलिज्म पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे यहां का जो फेडरेशन था, वो फेडरेशन किसका परिणाम नहीं था? किसी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं। किसी एग्रीमेंट का, किसी कॉम्पैक्ट का, किसी ट्रेडी का परिणाम नहीं था। हमने जो ये क्लासिफिकेशन किया है, वो किसके आधार पर किया हुआ है? उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है। यानी स्टेट्स को हमने जो बनाया है, वो किस आधार पर बनाया है? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमने फेडरलिज्म को ही क्यों अडॉप्ट करा? हम यूनिटी को ही क्यों नहीं लेके कैरी कर पाए? कर सकते थे। अब आपके पास रीजन है। क्या रीजन है? कि आपकी इंडिया कैसी कंट्री है? एक वास्ट कंट्री है, जिसकी एक लार्ज पॉपुलेशन है। बोलो भाई, है ना? जहां पे क्या है? डाइवर्सिटी है। और इनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी सिंगल एंटिटी को यदि काम दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इनको क्या करना? कंसोलिडेट करना, इनके बीच में सॉलिडरिटी ले आना क्या होगा? टफ वर्क होगा। और इसके लिए हमने क्या कर दिया? इन्हें सेगमेंट्स में बांट दिया है। बोलो किसमें? छोटे छोटे सेगमेंट्स में। इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, इस पॉपुलेशंस के बीच में सॉलिडरिटी लाने के लिए, और इनकी वास्टनेस और इनकी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए। मेरी बात आप समझ पाए? किसी एक सिंगल एंटिटी के पास ये बात होती कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा पूरे के पूरे इंडिया का, तो ये उसके लिए क्या होता? टफ होता। बात समझ पाए? और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? बाकी लोगों के जो कॉन्सेप्ट थे, वो कब आए थे? लेजर्स फेयर में आए थे। कहां से आए थे? ये समझ रहे हैं आप लोग? लेजर्स फेयर का जो कॉन्सेप्ट था, वो क्या था? मिनिमम गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट की बात है? मिनिमम गवर्नमेंट की बात। अहस्तक्षेप, यानी आपके फाइनेंशियल रिलेशंस में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। बोलिए। और मैक्सिमम पब्लिक इंटरप्राइजेस, यही तो था। तो आप कल्पना कर लीजिए, उस समय की बात है। कहां की? लेजर्स फेयर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात है। बोलिए। तो जब लेजर्स फेयर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, तो इसकी जर्नी कहां आई? वेलफेयर का। किसका? वेलफेयर। मेरी बात आप सोच पाए? ये जर्नी कहां से कहां तक चल रही है आपकी? लेजर्स फेयर टू वेलफेयर। लेजर्स फेयर टू वेलफेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब अब हमारे यहां के जो पॉपुलेशन है, जो पीपल्स हैं, उनके क्या हो? वेलफेयर हो। तो वेलफेयर कैसे पॉसिबल है? वेलफेयर किसी
एक एंटिटी में यदि पावर है तो सारे लोगों का वेलफेयर नहीं हो सकता। इसके लिए उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग्स के लिए ये पावर्स क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इसीलिए हमने यूनिटी को फॉलो नहीं करा, हमने फेडरलिज्म को फॉलो करा। बात समझ पाए? यानी ऐसे डिफरेंट बॉडीज होंगी, अथॉरिटीज होंगी जो अपने स्फीयर में रह करके उनके लिए क्या करेंगी, वेलफेयर के लिए काम करेंगी। तो ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट था ये फेडरलिज्म का था। बोलो, बातें समझ पाए आप? तो ये जो आर्गुमेंट था कि ये आर्टिकल 3 जो है वो क्या कर रहा है, स्टेट्स को, उसके एग्जिस्टेंस को समाप्त कर दे रहा है, तो उसके एग्जिस्टेंस को समाप्त नहीं कर रहा है। तो हमारा जो यूनियन था वो तो फ्यूजन के बेस्ट पर ही था। हम तो एक ही थे, हम तो अखंड थे, हम एक ही थे। बात समझ पाए? हमने तो स्टेट्स का क्रिएशन इसलिए किया हुआ है कि उनका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, वेलफेयर हो सके वहां के लोगों के लिए। मेरी बात आप समझ पाए? तो उनके यहां का जो फेडरलिज्म है वो हमारे यहां के फेडरलिज्म से मैच नहीं करता है। और ये बात कहना कि स्टेट्स का एग्जिस्टेंस जो है वो पार्लियामेंट पर डिपेंड कर रहा है इसलिए फेडरलिज्म को हिट कर रहा है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। आप लोग एग्री हैं? नहीं? यस आर नो? जबरदस्ती? दूसरा जो कॉन्सेप्ट है 249 का, किसका? दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता है वो किसका आता है? इसके पहले और एक बता देता हूं। 155 अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है ना? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? आर्टिकल 155 में कौन करेगा इनका अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट कैसे कर देता है? ऐसे ही, जो उसे एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि किसी को महामहिम क्या करना है, अपॉइंट करना है। ये रिकमेंडेशन कहां से आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आ रहा है। बोलिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। और आप ये पढ़ते हैं कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor of the state। यही तो पढ़ा है आपने कि सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं किसके? ऑफ द स्टेट, वो किस में वेस्ट कर रहे हैं? किस में निहित है? गवर्नर में। ये गवर्नर महामहिम है। सारे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास किसके किसके पास है? स्टेट के गवर्नर के पास है। और ये जो गवर्नर हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका मतलब ये जो महामहिम है ही इज जस्ट एजेंट ऑफ द सेंटर। बोलिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? सेंटर के लिए काम कर रहे हैं। जब सेंटर के लिए काम कर रहे हैं और सारा का सारा पावर लेकर के बैठे हैं तो इनडायरेक्टली ये स्टेट का पावर किसके पास चला गया? सेंटर के पास चला गया। बोलो, तो ये क्रिटिसिज्म है कि ये भी एक फेडरलिज्म का क्या है? हिट करता है। फेडरलिज्म को हिट कर रहा है ये। अभी तक क्या कह रहे थे कि स्टेट की अपनी एक ऑटोनॉमी होगी, स्टेट के कुछ सब्जेक्ट है जिस पर वो लॉ बना सकता है, अपने स्फीयर में रह सकता है। और अभी क्या कह रहे हैं कि सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में होंगे? गवर्नर में होंगे। और गवर्नर जो है वो किसका आदमी है? सेंटर का है। तो सारे के सारे पावर इनडायरेक्टली किसके पास? बोलो भाई, ठीक है ना? और आप ये जानते हैं कि जब आप गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट अपने यहां जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सी है? ये तो क्रिटिसिज्म था। अब आपका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में आपने क्या देखा है? हेड ऑफ स्टेट है और दूसरा क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है? यदि हम सेंटर की बात करें तो ये कौन है? प्रेसिडेंट है। और यदि हम स्टेट की बात करें तो यहां पे कौन आ रहा है? आपका गवर्नर आ रहा है। यहां पे कौन आएंगे आपके? और कौन है? सीएम।
तो प्रेसिडेंट जो है आपका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, क्या है, फॉर्मल हेड है, ऐसा बोला जाता है इंडिया के बारे में। और यहां पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और कौन है, सीएम है। एक्चुअल पावर किसके पास वेस्ट करती है, पीएम और सीएम के पास। मैंने आपको बताया था कि यदि 155 में गवर्नर्स को क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, और सारे एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्ट कर दिए गए हैं, गवर्नर में, तो ये पावर ये तभी यूज कर पाएंगे जब 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इन्हें क्या करेगी, एड एंड एडवाइस करेगी। बोलो भाई, एड एंड एडवाइस, किसकी एड एंड एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। तो एक्चुअल पावर किसके पास है, और इससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो है उसे हेड कौन कर रहा है, सीएम कहां का होता है, सेंटर का कि स्टेट का होता है। तो एक्चुअल पावर किसके पास है, तो ये कह देना मात्र कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में है, इस वजह से आपका फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हिट कर रहा है, ये क्या है, रॉन्ग नोशन है। यानी अभी भी एक्चुअल पावर किसके पास है, वो आपके सीएम के पास है, वो एक्चुअल पावर किसके पास है, पीएम के पास है। बात समझ रहे हैं आप। तो 155 एंड 156 में आप ये देखिएगा तो दोनों प्रोविजन आपको वहां पे मिल जाएंगे, और 163 लेकर के आप पढ़ेंगे। तो ये जो क्रिटिसिज्म था वो क्या हो चुका है, समाप्त हो गया। दो क्रिटिसिज्म मैंने आपको क्या कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ये जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इंडिया का जो क्वेश्चन है वो फेडरल नहीं है, अभी भी इंडिया का क्वेश्चन क्या है, फेडरल है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा प्रोविजन 249, 249 में क्या है, 249 में यह बताया गया है कि यदि आरएस, आरएस कौन है, राज्यसभा, अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग, किसके, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से, किससे, 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे, किस बात का, कि स्टेट लिस्ट का ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसका कि कैसे इंटरेस्ट का हो चुका है, नेशनल इंटरेस्ट का, पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, नेशनल इंटरेस्ट का हो चुका है। राज्यसभा, जिस पर पार्लियामेंट, राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करता है कि स्टेट लिस्ट का यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कैसा हो चुका है, नेशनल इंटरेस्ट का हो चुका है, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, क्या करे, तो ऐसे रिकमेंडेशन पर, ऐसे रेजोल्यूशन के पास होने पर पार्लियामेंट उसके लिए क्या करता है, लॉ बनाता है। तो ये कहा गया कि भाई ये तो आपने अभी तक ये पढ़ा था कि स्टेट लिस्ट पर कौन लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, बोलो भैया, यही तो बनाएगा, और कौन बनाने वाला है। और यहां पे क्या देख रहे हैं आप, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कौन लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट। तो अभी तक तो कह रहे थे कि आपकी जो ऑटोनॉमी है वो है, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है वैसे ही आपकी ऑटोनॉमी समाप्त हो जा रही है। ये आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। बोलिए, तो लॉ में एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटारी, इसका मतलब क्या हुआ, वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया का क्या मतलब हुआ कि जिस बात पर आपने कंसेंट दी है उस पर आपको लॉस और इंजरी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये बात तो समझ में आ गई आपको, इतना समझ में आई। इसका मतलब अब आप देखिए कि आरएस जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, किसका, ये कहां का रिप्रेजेंटेशन है बताइए जरा आप लोग, बोलो भाई। तो यदि आरएस जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो, तो ये किसके इंटरेस्ट की बात करेगा, स्टेट के इंटरेस्ट की बात करेगा कि सेंटर के इंटरेस्ट की बात करेगा, पहली चीज स्टेट के इंटरेस्ट की बात करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पे पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो अपने से इंक्रोच कर रही है या
इसे कहा जा रहा है लॉ बनाने के लिए? बोलो भाई। आपकी डिग्निटी और आपका फेडरल स्ट्रक्चर तब हिट होता जब मैं क्या कर लिया होता, इंक्रोच कर दिया होता, आकर के आपके यहां लॉ बना दिया होता विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर कंसेंट। तो आपकी कंसेंट पर मैं यदि लॉ बना रहा हूं तो फिर आपका फेडरल स्ट्रक्चर कहां से हिट हो रहा है? बोलो। आपकी कंसेंट पर मैं आपके लिए लॉ बना रहा हूं, ये बात समझ पाए? तो ये आर्गुमेंट समाप्त हो गया, पहला वाला हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, आपके यहां तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। बोलो। और इसमें जो सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? उनके इंपॉर्टेंस के आधार पर ही हुआ है। और जो नेशनल इंटरेस्ट का हो गया है उसे कहां जाना होगा? इस पर ला कौन बनाता है? तो आप ये बताइए कि आपके यहां का जो लोकल सब्जेक्ट है उसी पर स्टेट लॉ बन रहा है, और यदि वो नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो ये तो ऑलरेडी ही आपके यहां से क्लासिफाइड है कि यदि कोई चीज जो है वो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट है, तो वो किसका हो जाएगा? मेरी बात आप समझ पाए? तो ये भी क्या नहीं कर रहा है, हिट नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी ऑलरेडी 1935 से ही हमारा जो डिवीजन हुआ है सब्जेक्ट्स का, वो उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर जो नेशनल इंटरेस्ट का होगा उस पर ला कौन बनाएगा? और ये आपको पता है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका डिफेंस हो गया, आर्मी हो गई, इस पर ला कौन बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। बोलो भाई। कल भी आपके यहां पूछा गया था, बैंकिंग से रिलेटेड जो मैटर है वो कहां का है? डिफेंस से रिलेटेड जो मैटर है वो कहां का है? यूनियन लिस्ट का, जो नेशनल इंटरेस्ट का है। आर्मी यदि स्टेट को दे दोगे तो ला बना पाएगा? बोलो। तो नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी चीज, दो ग्राउंड्स मैंने आपको बताया जो ये कह रहे हैं कि ये हिट करता है आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को, वो हिट नहीं करता है। रीजन मैंने बता दिया कि यहां पे राज्यसभा जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है हर समय उसके बेटरमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है। और आपके रेजोल्यूशंस पर मैंने लॉ बनाया है, यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, और ये रेजोल्यूशन कितने दिन के लिए होता है? 1 ईयर के लिए। कितना? 1 साल के लिए। इसे आप रेजोल्यूशन को बढ़ाते जाएं और एक एक साल के लिए वो क्या होता जाएगा, रिन्यू होता जाएगा। और जैसे ही वो समाप्त हो गया, वो क्या हो जाएगा ला, आपका 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पाए? हर साल इसे आपको क्या करना होगा, रिन्यू करना होगा। तो तीनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नेक्स्ट जो है आपका 250, ये 250 जो है ये इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात करता है? इमरजेंसी की कंडीशंस में। तो मैं आपको ले चलूं 352, 356 और 360, ये प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की यदि कोई कंडीशन है तो उस पर लॉ बनाने का पावर जो है किसका? पार्लियामेंट का। किसका? किस पर चला जाता है? अंडर आर्टिकल 250 के अंतर्गत ये स्टेट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट हैं ये पावर होल्ड कर लेता है। कौन? किस आर्टिकल के अंतर्गत? 250 के अंतर्गत। ये कब? यदि मान लीजिए कि आपके यहां नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई। कब करी गई? 252 में आपके यहां नेशनल इमरजेंसी क्या कर दी गई है? प्रोक्लेम कर दी है। तो स्टेट लिस्ट पर सब्जेक्ट पर कोई भी सब्जेक्ट है उस पर लॉ बनाने का राइट किसके पास चला जाता है अंडर आर्टिकल 250 के अंतर्गत? पार्लियामेंट के पास। तो ये फिर कह रहा है कि यार ये फिर क्या हो गया है, आपका फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहा है। बोलिए। 366 क्लास 18 याद आ रहा है आप लोगों को? 366 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्लॉज कौन सी है? 366। बेयर है आप लोगों के पास? खोलिए जरा। मिल गया? क्या है?
ये हो गया, आ जाए 350, यही है ना। तो ये जनरली लड़के मिस कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो ये डिफाइन करा गया है कि प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी मींस प्रोक्लेमेशंस अंडर द आर्टिकल 352 क्लास 1। बोलो भाई इधर देखो, बस बस हो गया हो गया हो गया। बाद में देखिएगा सारे आर्टिकल्स के बारे में फिर से पढ़िएगा। 366 क्लास 18 में प्रोक्लेमेशन हो रहा है, किस बात का? इमरजेंसी का। और कौन सी इमरजेंसी है? नेशनल इमरजेंसी। कौन सी? तो कह रहा है कि आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे रहे हैं तो 250 के अंतर्गत स्टेट लिस्ट पर आप लॉ बना रहे हैं। इसका मतलब आप उसकी ऑटोनॉमी को फिर क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो फिर कैसे फेडरल हो गए आप? ठीक है, तो इमरजेंसी अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, सिर्फ जान लीजिए 3 ग्राउंड्स पर आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है। कौन कौन सी है? एक्सटर्नल एग्रेशन है, और फिर क्या है? आर्म्ड रिवेलियन। ये आर्म्ड जो रिवेलियन है आपका, ये कब आई है आपकी? बोलो, आर्म्ड रिवेलियन कब आया है? पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था, क्या था? और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है ना। तो आपके पास नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 3 ग्राउंड्स हैं। पहला कौन सा है? वॉर है। दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल एग्रेशन है। एंड थर्ड वन इज आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है ना। 3 ग्राउंड्स के आधार पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए या उसके किसी भाग के लिए इमरजेंसी। अब मान लीजिए कि आज की डेट में इंडिया और चाइना का वॉर होता है, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसे क्या कर सकेगा। और ये कब? विद रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट। पहली बार कैबिनेट वर्ड जो यूज हुआ है वो यही यूज हुआ है। हर जगह आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, और यहां पे जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है? कैबिनेट का। 352 में कैबिनेट वर्ड यूज हुआ है, समझ रहे हैं? यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, यहां पे कौन है? कैबिनेट है। तो कैबिनेट ने यदि ऐसा रिकमेंडेशन किया हुआ है और राष्ट्रपति को ऐसा भान होता है, जरूरी नहीं कि एक्चुअली वो वॉर हो तभी ये डिक्लेयर करे, यदि उसे ऐसा लगता है, सेटिस्फाई है, इट माइट बी हैपन। बोलो भाई, तो क्या हो सकता है? डिक्लेयर कर सकता है। चलिए, डिक्लेरेशन हो गई है इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन होने के बाद स्टेट लिस्ट पर अंडर 250 वो क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है ना। मैं आपको फिर बताया कि ये इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। बोलो, इस समय इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल से यूनिटरी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? और ये बात इसे कहां मिल रही है? जब आप आर्टिकल 355 पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है वहां पे? एक ड्यूटी इंपोज करी गई है, किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर। किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करी है। क्या? कि इट इज द ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल एग्रेशंस। ठीक है। किसको भैया? सेंटर के ऊपर ड्यूटी है कि ये क्या करेगा? एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? बोलो यार, ये स्टेट्स की बात कर रहा है ना। ये काम किसके ऊपर है? बोलो, तो ये क्या कर रहा है? आपको इंक्रोच कर रहा है या अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है? बोलो, ये 355 सीधे सीधे, और ये कहां से आया हुआ है? बी आर अम्बेडकर बाबा साहब थे तो उसी समय बना करके दिए रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? कि स्टेट आपका क्या है? वीक फुटिंग पर है। आप क्या है? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। आपके पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बोलिए, आप ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मणिपुर है या नागालैंड है या त्रिपुरा है, छोटा सा है, बांग्लादेश उसके ऊपर अटैक कर रहा है, या अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर चाइना अटैक कर रहा है, या सिर्फ उत्तराखंड है उस पर चाइना अटैक कर रहा है। ठीक है, तो उसे अकेले वो संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता है। इसमें किसकी जरूरत है? स्टेट की, सेंटर की? सेंटर की, यूनियन की। वो फ्रंट पर आएगा, वो ही संभाल सकता है इसको।
बोलो भाई। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इंपोज की गई है कि ये आपकी ड्यूटी है कि उसे आप प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे में यदि कोई नेशनल इमरजेंसी आई है जहां पे वॉर डिक्लेयर हुआ है, वॉर हो रहा है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, तो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए यदि आपके किसी सब्जेक्ट पर वो लॉ बना रहा है तो आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहा है या आपको प्रोटेक्ट कर रहा है? बोलो भाई। और इसके द्वारा जो बनाया हुआ लॉ है, जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, वो 6 महीने के अंदर वो लॉ जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मेरी बात आप सोच पाए? नहीं समझ पाए? तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि ऐसी परिस्थिति में जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जा रहा है। बोलिए। और ये किस लिए हो रहा है? इमरजेंसी की कंडीशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? ऐसी सरकमस्टांसेस की वजह से हो रहा है, इमरजेंसी की कंडीशन की वजह से हो रहा है कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेडरल से यूनिटरी में। और जैसे सिचुएशन समाप्त हो गई वो फिर यूनिटरी से कहा गया, फेडरल स्ट्रक्चर्स में हो गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा डॉक्यूमेंट है? लिविंग डॉक्यूमेंट है। यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को चेंज कर लेता है। कहां से कहां तक चला गया यार? यूनिटी में आ गया। कहां से? फेडरल से। और जैसे ही सिचुएशन समाप्त हो गई ये फिर कहां चला गया? फेडरल हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए था? ये सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए था। किसके लिए था? आपके प्रोटेक्शन के लिए था कि यदि आप वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को क्या कर रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आकर के आपको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये 250 के अंतर्गत वो जो लॉ बना रहा है वो आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहा है। ये लॉ जो बनाया है वो 6 महीने के बाद से इमरजेंसी की कंडीशन खत्म हो गई तो फिर से क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। क्लियर हो गया? बोलो। मैंने आपको जो इतने आर्टिकल्स बताए जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि इंडिया का जो क्वेश्चन है वो फेडरल नहीं है, वो सारे के सारे धाराशायी हो गए। बात समझ रहे हैं ना? यदि थॉरोली आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फेडरल है। अब जरा देखो और प्रोविजन देखो। आर्टिकल देख के आप लोग डर तो नहीं रहे? मैं आर्टिकल इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप जाकर के इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है ना? बाकी ये बात बिना आर्टिकल्स के भी करी जा सकती थी। ये ऐसे प्रोविजंस है जहां पे जाकर के आप देख लें, एक बार पढ़ लें और चीजों को समझ लें। 252 यहां पे क्या हो रहा है? दो स्टेट्स, टू और मोर देन टू स्टेट्स पास अ रेजोल्यूशन। ये क्या कर रहे हैं? एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। बोलो भाई। कि पार्लियामेंट किसी ऐसे सब्जेक्ट पर क्या बना दे? लॉ बनाए। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। जिस पर वो रेजोल्यूशन पास किया है और जिस पर पार्लियामेंट को पावर नहीं है लॉ बनाने का, इसका मतलब वो कहां का सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का है। कॉन्करेंट होता तो उस पर भी पावर होता, यूनियन का होता तो उस पर भी पावर होता। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट पर रेजोल्यूशन पास किया हुआ है जिस पर पार्लियामेंट इंपावर्ड नहीं है लॉ बनाने के लिए, तो इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है? उस पर लॉ बना सकता है। बोलो। तो कह रहे कि भाई ये तो आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहा है। यानी फिर यहां पे आप क्या देख रहे हैं? स्टेट लिस्ट पर लॉ बना रहा है। कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है ना। लेकिन फिर कैसे बना रहा है? विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आपकी कंसेंट से बना रहा है। यदि आप कह दीजिए कि मुझे एक झापड़ मारो, बोलो, और मैंने आपको एक झापड़ मार दिया, तो आपकी डिग्निटी हर्ट हो गई? बोलो भाई। ला तो यही कहता है, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजोरिया। क्या? कि जो चीज की आपने कंसेंट दे दी है उसके लिए आपको कोई इंजरी और लॉस और सफर नहीं होने वाला है। बात समझ पाए आप? नहीं समझ में आई? आ गई? तो यहां पे इनके द्वारा यदि बताया जा रहा है, यहां पे भी देखिए पार्लियामेंट अपने से नहीं आया है। पार्लियामेंट को क्या किया गया है? लाया गया है। हम्म। लॉ बनाइए। ऐसा कोई लॉ बताओ कि जो 252 पे बना हो। कोई ऐसा लॉ याद आ रहा है आपको? कौन सा है? वाटर। बोलो भैया। प्रिवेंशन, कंट्रोल, ठीक है, ऑफ पोल्यूशन।
बोलो। एक्ट कब का है? 1974 का। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। ये किस पर आया हुआ है? 252 पर है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो 1974 का है, ये कैसे आया हुआ है? इसी के थ्रू आया है, 252 के थ्रू आया है। बात समझ पाए आप? एयर एक्ट जो है वो 253 पर है। किस पर है? 253 पर है। स्टॉकहोम समिट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 253, ठीक है। स्टॉकहोम समिट अभी आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो वाटर एक्ट इन जनरल, वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो आया था आपका, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है 1974 का है। कभी कभी यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। बोलिए, एक्ट ही दे दिया है सीधे सीधे मिलाने के लिए कि बता दीजिए ईयर कब का है, ठीक है। तो आजकल वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरीके से कुछ लीगल प्रोविजन भी आपसे पूछती है ना। यानी लास्ट टाइम जो पूछी थी तो उसने ये पूछा था कि रिमांड के बारे में आपसे पूछा था, रिमांड कौन होगा। इस बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछा हुआ है। कोर्ट का कंटेम्प्ट जो हुआ है उसके एक्ट के बारे में, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन जनरल इन लीगल प्रोविजंस को भी आपको सामान्यतः जानना चाहिए, जो छोटे छोटे हैं। अब ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है, किससे है? ये निश्चित तौर पे आपको जानना चाहिए। बोलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, थोड़ा बहुत आता है क्वेश्चन वहां से। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जानना चाहिए आपको। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपको जानना चाहिए। एयर एक्ट जो है उसे आपको जानना चाहिए। बोलो, यहां से क्वेश्चन है आपके यहां पूछा जाता है। एक बार तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछा, उसके शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया है। शेड्यूल से सीधे सीधे प्लांट्स पूछ लिया है कि कौन कौन से प्लांट आपके यहां जो है प्रोटेक्टेड है, उन्हें बताइए आप। बोलिए, जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें उसको आपको बताना है। तो ये आप जानिए जरा यार, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब का है और किस लॉ के थ्रू आया है। तो यानी यहां पे इसका जो प्रोविजन है, स्टेट, दो स्टेट हैं आपके, 1 और 2, इनके रेजोल्यूशन पास करने पर कोई लॉ बना दिया है। किसने बनाया है? पार्लियामेंट, यानी एक एक्ट बना दिया है। और यदि कोई तीसरा स्टेट इसे एडॉप्ट करना चाहता है तो वो इस रेजोल्यूशन को पास करके क्या कर सकता है? इस लॉ को एडॉप्ट कर सकता है। ये कौन हो गया? तीसरा स्टेट हो गया। चौथा स्टेट चाहता है कि इसे एडॉप्ट करे अपने यहां, तो वो भी क्या कर सकता है? रेजोल्यूशन पास करके इसे अपने यहां एडॉप्ट कर सकता है। कुल मिलाकर के इससे क्या किया जा सकता है? रेजोल्यूशन पास कर करके क्या कर सकते हैं आप? बात समझ पाए? और इस लॉ को बना कौन रहा है? पार्लियामेंट। और एक बात जान लीजिए कि ये जो लॉ है इसी ने बनाया है और इसी को ही क्या करना है इसे। अब ये स्टेट के पास पावर नहीं कि इसे रिपील कर दे। क्लियर हुआ? तो आपके यहां जो ये पावर्स हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहे हैं कि आपके कंसेंट से काम कर रहे हैं? कंसेंट से काम हो रहा है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हम आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को हिट कर रहे हैं। बोलिए, इतनी बातों से समझ में आ गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है कि नहीं? बोलो, अभी तो बस यही देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फेडरल है या नहीं है। तो आपका आंसर क्या है अभी तक की एनालिसिस से? मान लिए आप लोग? नहीं, तो फेडरल है। तो ये बिहार है, कर्नाटका है, केरला है, ठीक है, आसाम है, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स इन रेजोल्यूशंस को पास कर कर करके वाटर एक्ट क्या कर लिए हैं? अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिए हैं। आज भी वाटर एक्ट आपका क्या करता है? प्रिवेल करता है अंडर आर्टिकल 250। 250 वाटर एक्ट कहाँ का है? 252 का। क्लियर है? बोलो, ठीक है। और फिर आप 253 भी जान लीजिए। आप 253 में क्या बताया गया है कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई भी कन्वेंशन है या कोई एग्रीमेंट है, उस पर भी वो क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। बोलो यार, कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। कौन बनाएगा इस पर? किस पर?
कोई भी ट्रीटी है, कोई भी कन्वेंशन है और एग्रीमेंट है। मैं आपको बताया था कि कोई भी ट्रीटी एज सच यदि आप फॉरेन में जाकर के करते हैं किसी ट्रीटी को, तो उसे एज सच इंडिया में नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे आप क्या कर सकते हो, साइन कर सकते हो। ट्रीटी को आपने साइन कर दिया, बोलो, वहां पे उसे आप रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसे इंडिया के पार्लियामेंट के थ्रू उसे क्या करना होगा, आपके यहां लाना होगा। यदि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है तो ये किसका सब्जेक्ट हो जाती है, इंटरनेशनल लॉ का। किसका? और इंटरनेशनल लॉ जो है वो एज सच इंडिया में लागू नहीं किया जा सकता है। ये कहां का मामला है, इंटरनेशनल लॉ का है। इसे यदि इंडिया में लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसे म्यूनिसिपल लॉ बनाइए। क्या बनाइए आप, ये समझ रहे हैं आप म्यूनिसिपल लॉ का मतलब क्या होता है? इसी को नेशनल लॉ कहा जाता है, इसी को सिविल लॉ कहा जाता है। ये आपकी कंट्री का लॉ बने पहले, एज सच उस ट्रीटी को आप क्या नहीं कर सकते हो, लागू नहीं कर सकते हो अपने यहां। क्लियर है? तो आपने कोई ट्रीटी कर लिया, वहां पे कोई कन्वेंशन आपने कर लिया, वहां पे कोई एग्रीमेंट आपने कर लिया है, तो उसे क्या करो, आप ले आकर के पार्लियामेंट में इनैक्ट करो। क्या करोगे, इनैक्टमेंट होना है कहां पे, और इसी के थ्रू अब वो इंडिया में लागू होने वाला है। तो किसी भी इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजन को यदि इंडिया में ला करके उसे अपने म्यूनिसिपल का पार्ट बनाते हैं तो उसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है, यूएन चार्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। किसका? यूएन चार्टर। पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? 111 कितने आर्टिकल हैं यहाँ पे, 111 इतने आर्टिकल्स हैं। ये किसका मैटर है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। और यदि कोई भी इंटरनेशनल लॉ का विषय यदि वो इंडिया में आ चुका है, म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट हो गया, तो वो क्या हो जाता है, आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। तो आप पहले उसे म्यूनिसिपल लॉ में बना लीजिए। मैं क्या कह रहा था, ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि कहां का है, स्टेट लिस्ट का है, ठीक है, उस पर क्या हुआ है, वहां पे ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, तो उस पर भी अंडर आर्टिकल 253 के अंतर्गत कौन लॉ बनाएगा, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। मैंने आपको दो एंट्री बताया था, ये कहां की है, यूनियन लिस्ट की एंट्री कौन सी है, 13 एंड 14। ये कोई इंटरनेशनल सबमिट किया है, कोई कॉन्फ्रेंस करा है, वहां पे जाकर के आपने कोई एग्रीमेंट करा हुआ है। और ये 14 जो है आपका कोई ट्रीटी है, कोई कन्वेंशन है, कोई एग्रीमेंट है, उस पर लॉ बनाने का राइट किसके पास है, एंट्री 14 और एंट्री 13 के अंतर्गत किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको और समझ में आएगा। आप स्टॉकहोम समिट हुआ है आपके यहां, बोलो, स्टॉकहोम समिट कब हुआ है, 1972 में हुआ है, और इंडिया उसका सिग्नेटरी पार्टी था। इंडिया वहां पे जाकर के साइन किया था, इंदिरा गांधी गई थी आपके यहां 1972 में स्टॉकहोम। बोलो भाई, स्टॉकहोम समिट कब हुआ, और इसी को इन्वायरमेंट का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ। पहली बार इन्वायरमेंट्स को ग्लोबली क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, और पहली समिट थी स्टॉकहोम समिट। इसके प्रोविजन को क्या करना था आपके यहां, इंडिया में लागू करना था। 2 साल 3 साल तक सोते रहे आप, सोते ही रह गए, सोते ही रह गए, नहीं लागू कर पाए। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी जब आपके यहां हुई 1984 3 दिसंबर, बोलो, तो एयर पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ था नहीं आपके यहां। बोलो भाई, एयर के लिए आपने 81 में एक एक्ट ला दिया था, वाटर कंट्रोल करने के लिए आपने क्या ला दिया था, 74 में एक्ट ला दिया था। यही तो अभी आप देख रहे हैं ना, अभी अभी मैंने आपको बताया वाटर एक्ट जो पॉल्यूशन कंट्रोल था, ये कब आया था, 1970। एयर एक्ट कब आ गया था, बोलो, 1981 में आया था। और ये पूरा एक्ट का नाम है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है आपका, वही पूरा नाम है, 1981। लेकिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास अभी भी कोई एक्ट नहीं था। बोलो,
वाटर को कंट्रोल करने के लिए, उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आपने 74 में एक्ट लाया। और ये क्या था, 81 में था। जब 84 में ये घटना हो गई आपके पास, 1984, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई लॉ नहीं था, तो आपने कौन सा लॉ लाया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। किस पर, 1986। और ये किस कन्वेंशन को फॉलो करा है, ये किस आर्टिकल पर आया है, 253 पर आया है। बात समझ पाए आप, नहीं समझे, लो भैया आई बात समझ में। 253 के अंतर्गत ये लॉ लाया गया आपका। ये इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए। आपके यहां लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया 2013 का, कब का है, और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और करप्शन था उसे फॉलो करने के लिए लाया गया। तो आप ऐसे कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किए थे, और उस कन्वेंशन में जब आपने पार्टिसिपेट करा तो 253 के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ा, लोकपाल अधिनियम लागू करना पड़ा आपको। और कब से कवायद चल रही है आपके यहाँ, 60s से चल रही है, ठीक है ना, ला नहीं पा रहे थे, अल्टीमेटली आ गया। बोलिए, और वो किस आर्टिकल पर आया है, 253 पर आया है। तो भले ही वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट रहा हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, एंट्री ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनल से रिलेटेड है, तो उस पर कौन बनाएगा लॉ, पार्लियामेंट ही लॉ बनाने वाला है। बोलो, तो ये तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में आकर के बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को कहां हिट कर रहा है, बात समझ पाए आप। तो इतनी बातें समझ में आ गई, इस पर पूरी कहानी चल सकती है, पूरी शाम तक चल सकती है, ठीक है। इस आर्टिकल पे इतने एक्ट हैं आपके। एक और छोटा सा एक्ट बता दूं, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया हुआ है, कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का है। 1993 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, ये भी 253 पर ही आया, 253 पर आया, ह्यूमन राइट कन्वेंशन को लाने के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इन सारे प्रोविजन से ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है, यानी इन के जो क्रिटिसिज्म थे, उन क्रिटिसिज्म में क्या है, थॉरोनेस नहीं है, ठीक है ना। इनका आप काउंटर आर्गुमेंट करके क्या कर सकते हैं, इसे समाप्त कर सकते हैं, बोलो। और ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में भी आपको मैंने बताया था, जेएल नेहरू और वी आर बाबा साहब, दोनों लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल है। कैसा है, यद्यपि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो इसे यूनिटरी बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है आपका, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 3 तरीके की बातें आई थी। एक व्यू ये था, फर्स्ट वर्जन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो, क्या हो, यूनिटरी हो। दूसरा वर्जन ये था कि एक माइल्ड होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। यूनिटरी और फेडरल का क्या होना चाहिए, मिक्स्ड पार्ट होना चाहिए। और वही आपका क्या हुआ, उठ करके आया। यानी ये जो विजन था वो किसका था, जेएल नेहरू का, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कैसा हो, फेडरल भी हो, यूनिटरी भी हो, लेकिन इन ट्रू सेंस क्या है वो, फेडरल। फेडरलिज्म किस लिए है ये मैंने आपको बता दिया, वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है यूनिटी के लिए। और स्ट्रांगनेस किस लिए, क्योंकि जिस समय पार्टीशन हुआ था आपके यहां, वो डिसाइसिव पॉलिसीज काम कर रही थी आपके यहां, कर्जन की पॉलिसीज, क्या, डिवाइड एंड रूल, बोलो, बांटो और राज करो। ऐसी जो पावर्स थी उनको क्या करना था, मिटिगेट करना था, डिमिनिश करना था। और इसके लिए क्या चाहिए था आपको, एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए थी, बोलिए। तो इस आधार पर हमारी जो टेंडेंसी है वो स्ट्रांग सेंटर की है। कैसी है, ठीक है, लेकिन है क्या, फेडरल, क्लियर है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, अप्रूव किया है। यस आर बोम्मई, आपके लिए इतना पर्याप्त है। यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एस आर बोम्मई आप जान ही रहे हैं ना, ये बासवराव बोम्मई के पिताजी थे, अभी भी कर्नाटका में सीएम है, और ये भी उस समय भी क्या थे ये, हाँ। यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बता दिया गया कि स्टेट्स
और नॉट अ सैटेलाइट ऑफ द यूनियन। यानी ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रही है क्या कि स्टेट्स आर नॉट अ सैटेलाइट ऑफ द यूनियन, स्टेट्स आर ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फीयर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? दैट कैन नॉट बी अमेंडेड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये ग्रंथ नाम से है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर से। तो कुल मिलाकर के मैं 2 मिनट में यदि कंक्लूड करूं आपको एक आर्टिकल्स के तौर पर कि ये जो क्रिटिसिज्म है आपका, पहली चीज मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया? पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्या था? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट क्या था? रिजिडिटी। ये पांचों एलिमेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया, आर्टिकल 3 और कौन सा था? 155, 249, 250, 250 और 253। इसका काउंटर आर्गुमेंट्स मैंने सबको बता दिया आपको। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मैंने आपको बताया कि 3 वर्जन आया था, जिसमें जे नेहरू के वर्जन को फॉलो किया गया, जिसमें एक मॉडरेट और अष्टांगिक मार्ग को फॉलो किया, मध्यम मार्ग को। यूनिटरी भी होगा, फेडरल भी होगा, लेकिन इन ट्रू सेंस क्या है आपका? फेडरल। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने आपको बता दिया, एसआर बोम्मई वर्सेस, इसमें क्या बताया? फेडरल है। और ये फेडरल कैसा है? बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है आपका? बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब अब तो पुख्ता हो जानी चाहिए बातें ना, सब्सटेंटिएट हो जानी चाहिए कि अब तो मान लेना चाहिए आपको। बोलो, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है, अदरवाइज यहीं पे कंक्लूड करके छोड़ता हूं। अभी सिर्फ फेडरलिज्म बताया हूं। क्या बताया हूं? और ये यूनिक फेडरलिज्म है। इसके आगे जब भी पढ़ेंगे हम लोग, अब आगे बताएंगे कि हमारे यहाँ अभी भी फेडरलिज्म से आगे चल चुके हैं, हमारी जर्नी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। ठीक है ना? कहां से हम कहां चल चुके हैं? फेडरलिज्म से कहां चल चुके हैं? यानी ये स्टार्ट कहां से हुआ था? कॉम्पिटिटिव से। अब किधर चल चुके हैं? कोऑपरेटिव। और ये कोऑपरेटिव के 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है? कोऑपरेटिव है, जिसको ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कोऑपरेटिव फेडरल है। कैसा है? कोऑपरेटिव फेडरल है। और उसके पहले रीजन क्या है? बोलो भाई। उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है? पहली चीज एक्सटर्नल एग्रेशन है। क्या है? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ट्रांसपोर्टेशन। ये आपके कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस को मजबूत कर रहा है। एक्सटर्नल एग्रेशन, ये कहां की स्थिति देख रहे हैं आप? संविधान जब आपका पैदा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था आपका, तो लेजस फेयर में आया था किसका? ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और इंडिया का कब आया है? 1950 में आया। बोलो भैया। तो अमेरिका में देखा जाए तो यहां पे डुअल फेडरलिज्म था। क्या था? और अब यहां पे क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या है? ये मैं यूएसए की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यूएसए भी अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एंटरटेन कर रहा है। पहला क्या था? डुअल फेडरलिज्म था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, डुअल फेडरलिज्म। और ये डुअल फेडरलिज्म क्या था कि यूएसए और स्टेट्स ये अपने अपने स्फीयर में रह करके काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रहे थे। बोलो। और ये प्रक्रिया कहां से कहां तक चली है? ये आपकी
1787 में क्या हुआ है, आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहां से कहां तक चला है, अप टू 1937 तक गया है। कहां तक गया है, ये डुअल फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था 1787 से 1937, और ये के आसपास आप देखेंगे क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। यहीं पे आप क्या देखेंगे, ग्रेट डिप्रेशन आता है। कब आता है, 20 के करीब है, बोलो भाई 20s में आ गया। तो ग्रेट डिप्रेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, सब यहीं हो रहा है। मजबूर कर दिया इन्हें इसके ऊपर आने के लिए। अब क्या कर रहे हैं, तो 1937 के बाद से अब यहां पे क्या आ गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आपका जो फेडरलिज्म है वो कब आया है, 35, यहीं तो आया है फेडरलिज्म, यहीं से तो स्टार्ट हुआ है 1935, और 37 तक ये डुअल में रहे, और 37 के बाद से पूरी पॉलिसी इनकी चेंज हो गई है। कहां से आ गए हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। तो आपके यहां 1935 में फेडरलिज्म आ रहा है और 1950 में संविधान लागू हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बात को कंसिडर नहीं करा होगा, बोलो। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सेंटर और स्टेट्स को क्या करते हैं, कोऑपरेशन पर ले आते हैं, उनकी डिपेंडेंसी पर ले आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो संविधान में कोऑपरेशंस ले आ रहे हैं।